हेलो, मैं मोहित सिंह और सक्सेस एज ग्रुप में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए टोटल हम 7 न्यूज़पेपर अब कवर करने जा रहे हैं। पहले हम 6 न्यूज़पेपर तक कवर करते थे। अब हिंदुस्तान एक नया एडिशन हुआ है इसमें, तो अब हम टोटल 7 न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे और इन सातों न्यूज़पेपर्स के जो आपको कटिंग्स हैं वो हमारे फेसबुक पेज से आपको मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स है उससे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आज के न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है हमारा MCA टू बी ए 2 ईयर कोर्स फ्रॉम 2021। हाँ दोस्तों, अब MCA जो है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अब 2 साल का कोर्स होने जा रहा है, पहले जो कि 3 साल का हुआ करता था। CBSE सिलेबस फॉर क्लास 9 to 12 रिड्यूस बाई 30%। जैसा कि पहले आपको कुछ दिन पहले CISCE के का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों कि सिलेबस को हम 25% तक कम करेंगे और 50% तक भी कम किया जा सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो फिलहाल ये डिसाइड हुआ है कि 30% तक जो सिलेबस है क्लास 9 to 12 का वो कम किया जाएगा और 1 to 8 का वो पर्टिकुलर स्कूल डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से उसे रोल ऑन करते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों हमारी, अनट्रीटेड कोरोना वेस्ट पोजेज हेल्थ रिस्क इन सिटी। देखिए कोरोना रिस्क आपको जो बायो वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो आपको घर घर कचरा उठाने का जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है आपको मिशन, तो उसमें होता क्या है, लोग अभी यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें जो बायो वेस्ट है, जो सूखा कचरा है, जो गीला कचरा है, उन सबको अलग अलग पॉलीथीन्स में, अलग अलग बैगेजेस में हमें जमा करना है। वो सबको मिला करके एक साथ डिस्पोज कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, बायो वेस्ट जो है वो बाकी वेस्ट के साथ मिल करके सबको कंटामिनेट कर रहा है। कहीं ना कहीं रैक पिकर्स उनमें से जब वो कचरों को साफ़ करने जाते हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट जो काम का चीज़ है उनको जो लगता है उसको उठाने के चक्कर में वो उस बायो वेस्ट के संपर्क में आने की वजह से वो भी संक्रमित हो सकते हैं। फिर तो यहाँ पर बेसिकली वही बताया गया है कि क्या क्या तरीका है जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो एक येलो प्लास्टिक अलग से होना चाहिए जिसमें बायो वेस्ट अलग से हो, और वो बायो वेस्ट जो है वो बाकी वेस्ट से मिलाया ना जाए, वो उसे बिल्कुल अलग रखा जाए ताकि बाद में उसे जलाया जा सके या लैंडफिल्स जो है उनमें दबाया जा सके मिट्टी के अंदर। ये सब कुछ जो काम हो, मतलब बायो वेस्ट का जो भी ट्रीटमेंट है वो एक प्रॉपर एक स्पेशल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में हो, और जो आपको डेडिकेटेड सैनिटेशन वर्कर्स इन पर्टिकुलर बायोमेडिकल वेस्ट को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जाएं ताकि ये लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चलें इन चीज़ों को करने में। अगली न्यूज़ है हमारी, मतलब वायरस किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है, उसमें ये सारा कुछ दिया आपको दे रखा है दोस्तों कि मतलब किस केसेस में हम कहेंगे कि वो एक सस्पेक्ट केस है, मतलब कि चांसेस है कि उसको हो सकता है। उसमें आपको रेस्पिरेटरी इलनेस होंगे, फीवर होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, और लास्ट 14 डेज़ में आपने कहीं वैसे कंटेनमेंट जोन में या वैसे जगहों पे आपने ट्रैवल किया होगा तो कहा जा सकता है सस्पेक्ट केस। इसमें फिर आगे आपको ये दे रखा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली आर दिस सिम्टम्स रिपोर्टेड। तो सबसे पहले फीवर आपको शो होता है, फिर कफ, फिर आपको गले में खड़ास, फिर सांस लेने में दिक्कत, फिर कम वीकनेस, फिर आपको सर्दी, मतलब रनिंग नोज़, बिल्कुल एकदम हमेशा सर्दी रहना, और फिर बाकी अदर सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं। फिर एक्सेप्शन इसमें दे रखा है कि मतलब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कुछ वैसे पेशेंट्स भी हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे बट ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोरोना हो ही। जैसे जो ओल्डर पीपल हैं या फिर जिनका इम्यून सप्रेस्ड, मतलब जो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो वैसे पेशेंट्स में वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको शो हो सकती हैं। चिल्ड्रन माइट नॉट रिपोर्ट फीवर और कफ एज फ्रिक्वेंटली एज एडल्ट्स। जितनी जल्दी आपको एडल्ट्स को फीवर और कफ होता है, बच्चों को उतनी जल्दी नहीं होता है। इसमें बेसिकली ये दे रखा है कौन रिस्क पे ज़्यादा है और कौन नहीं। क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स एट गोगरा हॉट स्प्रिंग सून। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये दे रखा है कि एक बफर जोन क्रिएट किया जाए जो आपको गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पास में, फ़िलहाल अभी यहाँ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पास है, धीरे धीरे सारे जगहों पे
चांसेस हैं होने के बफर जोन बेसिकली ये होता है दोस्तों कि वहाँ पर ना चाइनीज़ सोल्जर्स आएंगे ना इंडियन सोल्जर्स जाएंगे। एक बफर जोन रहेगा जहाँ वो नो मैंस लैंड रहेगा, बहुत से बहुत पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे जा सकेंगे, उससे ज़्यादा कोई भी सेटलमेंट या कुछ भी वहाँ पर इनका नहीं होगा। इससे होगा क्या, आपस में जो फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस होते हैं आमने सामने, वो कन्फ्रंटेशंस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे यहाँ पर। बट चाइनीज़ का खैर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता वो बफर जोन को ही अपने एरिया में फिर शामिल करते चले जाएं। वाई डेथ्स एंड केसेस डोंट स्टैक अप नीटली। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि जो ग्रोथ इन पास्ट 7 डेज़, मतलब इन पास्ट 7 डेज़ में जो ग्रोथ रेट है नंबर ऑफ केसेस में इंडिया में हाईएस्ट है। नियर अबाउट जो लास्ट 7 डेज़ पहले 100 केसेस थे, अब 103.5 केसेस हो चुके हैं। जो लास्ट आपको 7 डेज़ पहले 100 डेथ थे, वो अब 102.6 डेथ्स हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंडिया में देखा जा रहा है डेथ रेट के केसेस में। बट जहाँ तक आपको ओवरऑल रिकवरी रेट की बात है दोस्तों, तो उसमें इंडिया बहुत ही बेटर कंडीशन में है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन। नियर अबाउट 7 कंट्रीज से हम ऊपर हैं। यहाँ जो केस फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि जितने लोगों को हो रहा है कोरोना और उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो रेट में वो कहीं ना कहीं इंडिया का अभी भी फ़िलहाल लो है। कुछ दिनों पहले तक वो 3 था, जो कि अब घट करके 2.9 हो चुका है। यूएस का कुछ दिनों पहले 5 था, जो घट करके 4.6 हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर 7 कंट्रीज़ हैं जिनका डेथ रेट ज़्यादा है नंबर ऑफ पेशेंट्स में से, मतलब जितने लोगों को हुआ उसमें से। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ केसेस बढ़ने के पीछे रीज़न ये भी है कि हम टेस्ट्स अब पहले से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो आपको अप्रैल 25 में नहीं अबाउट 41,000 आपको टेस्ट होते थे पर डे, अब वो 2,23,971 टेस्ट पर डे हो रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये फिगर्स आपको आने वाले समय में और भी बहुत से ऐसे दिल दहला देने वाले फिगर्स आएंगे दोस्तों। सो बी प्रिपेयर्ड। डिस्ट्रक्टिव मीजर्स, यहाँ पर मेनली वो हरियाणा वाला जो मैटर है दोस्तों, वो 75% प्राइवेट जॉब्स में अपने यहाँ के लोकल्स को जो डोमिसाइल हैं उनको आरक्षण देने के बाद पर यहाँ पे इनका क्रिटिकल एनालिसिस है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को तो धक्का पहुँचेगा ही, जो अच्छी कंपनीज है फिर वो आने से कतराएंगी। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है दोस्तों, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट मोटिव में वो कभी भी वो अपने जो वर्क कल्चर है, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो बेस्ट चाहिए उन्हें, और वो बेस्ट आपको अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से ही सारे सबों को लेना है तो वो आपको बेस्ट कभी नहीं मिल पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं वर्क कल्चर भी ख़राब होगा और फेडरलिज्म को तो धक्का खैर पहुंचता ही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये जो न्यूज़ है आपको, डेज बिफोर असम फायर OIL क्लियर्ड कर्ब्स टू गेट नॉट फॉर प्रोजेक्ट इनसाइड नेशनल पार्क। हाँ, नेशनल पार्क में इनका एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है, एक माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसका इन्हें परमिशन मिल गया है। इसी पे मैं बोल रहा था दोस्तों, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, EIA नॉर्म्स जो पूरी तरीके से मतलब खारिज एक तरीके से किए जा रहे हैं यहाँ पे, न इन्हें इन्वायरमेंट की परी है न कुछ। ये बस फ़िलहाल प्रॉफिट मोटिव देख रहे। प्रॉफिट मोटिव भी नहीं कहेंगे, देखिए हर कुछ का अपना एक अलग नज़रिया है देखने का। यहाँ पे जैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये अगर हम न करें, ये ड्रिलिंग मेनली आपको जो हमारा नेचुरल गैस है, ऑयल वगैरह है, ये सब हम एक्सट्रैक्ट अब कहाँ से करेंगे। यहाँ पर ये जो रीज़न है, यहाँ पर इनके सोर्सेज देखे गए हैं। और इससे होगा क्या, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि इससे होगा ये कि हमारा जो डिपेंडेंस है दूसरे कंट्रीज़ पे, वो कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें नए नए आपको जो ऑयल एक्सप्लोरेशंस करने होंगे, नए नए जगह डिगिंग करनी होगी, ताकि हम वो ढूंढ सके कि कहाँ पर ऑयल मिल सकता है, और अपना डिपेंडेंस कहीं ना कहीं जो 80 to 85% क्रूड ऑयल डिपेंडेंस हमारे दूसरे कंट्रीज़ पे है, वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो सके। कल ही के एक एडिटोरियल में आपको इस बात पे जिक्र कर रखा था, कल या परसों के, कि हमें अपने एक नए ऑयल फील्ड्स बनाने चाहिए,
तो उसी डायरेक्शन में OIL ने ये किया है। बट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर वो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं और इनका जैसे कहना है कि ये जो इनका सब सरफेस एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि होगा ये कि जो सरफेस है उसको कोई हैम्पर नहीं होगा। हाँ, सरफेस के नीचे जो ग्राउंड है, सब सरफेस एरिया, वहाँ पे ही इनका पूरा एक्सट्रैक्शन होगा। बट दोस्तों ज़मीन के अंदर हो रहा है, कुछ भी मिसहैप हुआ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों, फिर वो क्योर नहीं हो पाएगा। ऑयल स्पिल्स हो गए, गैस इजैकुलेट होने लग गया तो फिर उसका क्योर नहीं हो पाएगा, और वो ऑयल स्पिल्स आपको ग्राउंड वाटर में सारा मिल गया, फिर वो आपको कॉन्टेमिनेटेड वाटर आने लगेगा, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल हो जाएगा, आपको जो भी वहाँ ट्रीज़ होंगे ये सब सारे आपको हार्मफुल होने लगेंगे, फिर वो बहुत ही मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो जाएगा उसको दोस्तों, और वो मल्टीपल हैजार्ड्स के रूप में बदलते टाइम नहीं लगेगा। एपी सेंटर ऑफ 18 माइनर अर्थक्वेक्स रोहतक कम्स अंडर स्कैनर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा ये बताया गया है, जो हाल में 29 माइनर अर्थक्वेक्स आए थे उसमें से 18 अकेले सिर्फ रोहतक के आसपास के रीजन्स में आए हैं। तो इसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ देहरादून जियोलॉजिकल फॉल्ट को बताया जा रहा है कि यही जो फॉल्ट है इस पूरे आपको अर्थक्वेक, जो माइनर अर्थक्वेक्स हैं, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ये अभी कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, जो आपस में कुछ टाइम पे टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माइनर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बोला गया है दोस्तों कि माइनर अर्थक्वेक, स्टार्टिंग में आर्टिकल में ये बात बोला गया था कि अगर माइनर अर्थक्वेक्स इतने आ गए हैं तो मेजर अर्थक्वेक के चांसेस थोड़े कम हैं। बट लास्ट में ये एडमिट किया है, ये ऐसा हम कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं कि अगर माइनर अर्थक्वेक्स आ गए तो मेजर अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे। सो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा और जल्दबाजी होगी। आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेनली ये बात बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे? क्या हम क्रूड ऑयल पे डिपेंड कम्प्लीटली आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जहाँ 80 to 85% हम बाहर पे ही डिपेंडेंट हैं? खैर, वो तो क्रूड ऑयल का बात है। जहाँ तक फूड का बात है दोस्तों, एग्री प्रोडक्ट्स का बात है, तो एग्री प्रोडक्ट्स का जहाँ तक बात है दोस्तों, तो हम आज के डेट में आपको सरप्लस में है। एग्री प्रोड्यूस का जहाँ तक बात है, वहाँ हम ट्रेड सरप्लस में है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं दोस्तों। और उसमें सबसे बड़ा मेजर चंक जो है वो आपको मरीन प्रोडक्ट्स का है। नियर अबाउट $6.7 बिलियन हम मरीन प्रोडक्ट्स हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद राइस है, उसके बाद आपको स्पाइसेस हैं, फिर बफेलो मीट है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कॉटन है, ये सब है इन सीक्वेंस के। ऐसे ऐसे इनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में हमारा बहुत बड़ा बिल जाता है दोस्तों पाम ऑयल में। तो यहाँ पर बात बेसिकली ये कही गई है कि क्यों ना हम अपने पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। पाम ऑयल के प्लांट्स, पाम ऑयल का पूरा एक वाइड स्प्रेड लेवल पे उसका हम यूज़ करें। पाम ऑयल के प्लांट्स लगाएं, हम पाम ट्री लगाएं, पाम ट्री से फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करें। ये क्यों ना हम इस पर डिपेंडेंस अपनी बाहरी कंट्रीज़ पे कम करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपको चावल और चीनी है उनमें वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 1 kg चावल उगाने के लिए नियर अबाउट 3500 to 5000 लीटर्स ऑफ वाटर का कंजम्पशन होता है, और नियर अबाउट 1 kg शुगर के लिए 2000 लीटर्स ऑफ वाटर को कंज्यूम किया जाता है, इरिगेशन में लगाया जाता है। और यही वजह है कहीं ना कहीं पंजाब के रीजन्स में ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा वाटर चाहिए इन क्रॉप्स को दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम इनका प्रोडक्शन एकदम अचानक से कम करके और बाकी चीज़ों का करने लगे। इसमें ये बोला जा रहा है कि जहाँ तक हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जहाँ हमारा कंजम्पशन का क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है, जहाँ एक्सपोर्ट की बात आती है, तो वो जहाँ एक्सपोर्ट की बात आती है वहाँ हम एक्सपोर्ट इन चीज़ों का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने की बजाय अगर दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करें जिसमें वाटर कम यूज़ किया जा सके, यूरिया कम यूज़ हो, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फीजिबल होगा, ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। कोविड्स कावासाकी सिम्टम। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कोविड के कुछ केसेस देखे गए जहाँ पर कावासाकी डिजीज़ में जो सिम्टम्स
पाए जाते हैं वो पाए जा रहे हैं। इस वजह से वैसे ये एग्जैक्टली कावासाकी नहीं डिजीज़ है, ये यहाँ पे क्लियर किया गया है। इस वजह से इसका नाम रखा गया है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर, क्योंकि एग्जैक्टली इसे हम कावासाकी नहीं कह सकते। हाँ, उसके सिम्टम्स यहाँ शो जरूर होते हैं। इसमें बेसिकली ये दे रखा है व्हाट इज़ कावासाकी डिजीज़। आपको मेनली ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, बट यहाँ देखने को मिला है कि थोड़े बड़े बच्चों को भी हो रहा है। फिर इसमें कुछ इसके आपको इन साइंस दिए, सिम्टम्स दे रखे हैं। रेड आइज, रैशेस, स्वॉलन टंग विथ रेडेंड लिप्स, ऑफन टर्ब्ड स्ट्रॉबेरी टंग एंड एन इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल सिस्टम ऑल ओवर द बॉडी। तो इस तरीके के सिम्टम्स इसमें दे रखे हैं। फिर आगे दे रखा है कि किस तरीके से इन सब को हम व्हाट हैव द सिम्टम्स बीन, मतलब ये सब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिले। सबसे पहले दोस्तों ये यूएस और यूरोप में ऐसा देखने को मिला इस टाइप के सिम्टम्स। फिर धीरे धीरे इंडिया में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब रीजन्स में देखने को इस तरीके के सिम्टम्स मिलने लगे दोस्तों। तो यहाँ पर फिर आगे ये सवाल है कि ठीक है, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके के आपको साइंस दिख रहे हैं। किसी, अब सपोज़ किसी में रेड आइज और रैसेस दिखेंगे तो स्वॉलन टंग, रेड लिप्स ना दिखें। किसी में स्वॉलन टंग, रेड लिप्स दिखे तो रेड आइज रैसेस ना दिखे, या तो फिर किसी में सारे आपको लक्षण दिख जाएं। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो सारे पेशेंट्स में कॉमन है, जिन्हें कावासाकी लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। पहली बात कि वो जो भी हैं वो 19 ईयर्स से कम के हैं। जैसे वैसे ये 5 ईयर से कम के बच्चों को होता है, यहाँ पे 19 ईयर से कम के हैं वो सारे, जिन्हें भी ये कावासाकी लाइक मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर जिन्हें भी हुआ है वो 19 ईयर से कम है। इन्फ्लेमेशन हुआ है, एब्डोमिनल पेन हुआ है, डायरिया हुआ है, और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और सेप्टिक शॉक भी देखने को मिले हैं उनके अंदर। और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे क्या दिया जाता है, तो मेनली स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं दोस्तों, जो नॉर्मली ना दिया जाता है उससे 10 गुना बढ़ा करके स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसमें आपको टोसिलीजुमाब एक दवा जो है उसका मेनली जिक्र है। अगली न्यूज़ हमारी, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पेन्स बुक ऑन एनपीए। हाँ दोस्तों, उर्जित पटेल साहब जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, इन्होंने एक बुक लिखा है जो कि एनपीएस के ऊपर है, नन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर है मेनली। और इसमें इनकी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये इनकी बुक का नाम है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया सेट्स 10% वैट ऑन गूगल नेटफ्लिक्स। जो गूगल नेटफ्लिक्स इन सब के द्वारा जो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं दोस्तों, उनके ऊपर इंडोनेशिया ने अपने कंट्री में 10% वैट लगा दिया है, गूगल, नेटफ्लिक्स, इन सब के ऊपर। F1 वीज़ा स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक ऑल क्लासेस ऑनलाइन। इसमें दोस्तों बेसिकली F1 M1 वीज़ाज़ के ऊपर है बात। F1 नॉन एकेडमिक और M1 ये वोकेशनल स्टूडेंट्स, मेनली ये स्टूडेंट वीज़ा है F1 M1। तो यहाँ पे मेनली जो ये बैन लग रहा है इन स्टूडेंट्स पे, मतलब इन्हें ये कहा गया है कि आप अब यहाँ पर रह करके ऑनलाइन क्लासेस आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है यहाँ, तो कोई अल्टरनेट किसी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए जहाँ आपको नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करने हैं तो आप हमारे कंट्री में नहीं रह सकते हैं, आपको वीज़ा अलाउ नहीं किया जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं अगर आप फिर भी रहते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जाने शुरू किया जाएगा। और इसमें बेसिकली दोस्तों इनका टारगेट चाइना था, बट साथ ही साथ इंडिया भी पिस गया, क्योंकि इंडिया से नियर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स हैं ऐसे, और चाइना से नहीं भी तो 3 से 5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं। टोटल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होंगे, मेनली इंडिया चाइना से ही होंगे। तो ये इनका टारगेट चाइना था कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो स्पाइंग करते हैं, फिर हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजीज़ ले जाके वो अपने यहाँ मैनिपुलेट करके फिर वहाँ पे बनाते हैं उन्हीं चीज़ों को, तो हमारे यहाँ से सीख के जा करके, तो उस वजह से बट पिस तो इंडिया भी गया। और ये कहीं ना कहीं इनका इलेक्शन एजेंडा है दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। वो वहाँ पे जो वाइट ब्लैक का जो अभी तो चल रहा है, आपको ब्लैक लाइव्स मैटर, और अक्सर देखने को मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको कुछ हद तक कभी कभी देखने को मिलता है एट्रोसिटीज़ होते हैं, मॉब लिंचिंग हो गया, कभी शॉर्ट मतलब उन्हें
गन शॉट कर दिया गया। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं, और ये इस तरीके के स्टेप्स कहीं ना कहीं वैसे टेंडेंसीज़ को और बढ़ावा ही देंगी दोस्तों, कम नहीं करेंगी। तो आप देख सकते हैं इलेक्शन पॉलिटिक्स, उसके आगे किसी को किसी की नहीं पड़ी है, इन्हें बस अपनी राजनीति से मतलब है। अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। यूएस स्टैंड्स ऑन काटसा अनचेंज्ड। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि काटसा, पहले जानिए काटसा है क्या। काटसा आपको है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जो यूएस के एलाइज हैं वो यूएस के राइवल कंट्रीज से आर्म्स डील नहीं कर सकते हैं। काटसा एक्ट में मेनली यही है। ये मेनली बात इस वजह से भी उठ रही है क्योंकि इंडिया ने रशिया से जो MiG-29 एयरक्राफ्ट लिए, सुखोई 30 MKIs एयरक्राफ्ट लिए हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो उस पे है कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस से कि हमें कुछ वेवर मिल जाए, बट यूएस का अभी फ़िलहाल स्टांस जो है वो अनचेंज्ड है। और ये बात शुरू हुई तब से जब इंडिया S-400 रसिया से ले रहा था, तब ये बात पूरी चल रही थी कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे काटसा एक्ट के तहत, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस का एलाई है और रशिया जो कहीं ना कहीं यूएस का दुश्मन है। तो इस वजह से यहाँ ये बात चल रही थी, बट यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। यूएस ने क्लियर किया है कि अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आप पे वेवर नहीं ही लगेगा। वैसे तो इस बात को भी हम एडमिट करते हैं कि चाइना अभी रियल में बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है। ये चाइना एक्सेप्ट कर रहा है और ये यूएस एक्सेप्ट कर रहा है, और ये यूएस के जो स्टेप हैं, जो उसने 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो साउथ चाइना सी में भेज दिए, इससे पता चल रहा है कि यूएस इस बात पे तो अग्री हो रहा है कि चाइना रियली में थ्रेट है, बट देखते हैं वो वेवर देता है या नहीं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको और भी अगर न्यूज़पेपर कटिंग्स चाहिए होंगे, मतलब इन 7 न्यूज़पेपर के, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में ही वीडियो के बताया था कि बाकी आपको अगर न्यूज़पेपर्स के कटिंग चाहिए होंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज सक्सेस एज में BPSC UPSC को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको हमारे 7 न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स मिल जाएंगे। तो और फेसबुक पेज का मैं डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। सो तब तक के लिए दोस्तों फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।